वाई साइंस। आज मैं आपके सामने थर्मोडायनामिक्स का 4th लेक्चर लेके आया हूँ। लास्ट लेक्चर अगर हम लोग अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में, वहाँ पे मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स के जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात हुई थी, और ये भी बात हुआ था कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस अगर हम लोग को स्टडी करना हमारे लेवल पे 12th में, तो क्या क्या अजम्पशंस है याद दिला देता हूँ। तो एक अजम्पशन था कि भाई प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए, बहुत स्लो होना चाहिए, इनफाइनेटेसिमली स्लो होना चाहिए। फिर गैस सिलेंडर, हम लोग गैस कंसिडर करेंगे इन अ सिलेंडर विथ मासलेस मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन होना चाहिए। उसका जो वॉल्स होना चाहिए वो आराम से थर्मल कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए, उसका गुड कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट, आइसोथर्मल के लिए एडियाबैटिकली इंसुलेटेड होना चाहिए। और आइडियल गैस अज्यूम करने की वजह से हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। ये कुछ अजम्पशंस था लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो आज हम चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे अलग अलग जो प्रोसेस है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो मैं आज आपके सामने लेके आता हूँ उसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस नाम से पता चलता है आइसोथर्मल। आइसो का मतलब है कांस्टेंट, सेम। थर्मल का मतलब है टेम्परेचर। ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि भाई हम लोग जो यहाँ पे प्रोसेसेस में जो स्टेट वेरिएबल्स कंसिडर करेंगे वो 3 ही करेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो अगर ये प्रोसेस बोलता है कि आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, आपको चेंज नहीं करना है, तो 2 चीज चेंज होगा। क्या 2 चीज चेंज होगा? प्रेशर एंड वॉल्यूम। सिंपल, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब किसकी याद दिलाती है ये? जहाँ पे प्रोसेस है गैस में, आइडियल गैस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है और सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। क्या ये बॉयल्स लॉ नहीं है? यस, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। मतलब यहाँ पे बॉयल्स लॉ एक रोल प्ले करेगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो एक तो ये चीज। दूसरी चीज, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो देखिए हमारे थर्मोडायनामिक्स में 3 चीज है इंपॉर्टेंट टर्म, जो मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था। इसके एक है आपका इंटरनल एनर्जी, दूसरा आपका है वर्क, और तीसरा आपका हीट। ये तीनों का हमारा एक रिलेशन बनता है, अगर आपको याद हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, जहां पे हमारे पास था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, या फिर क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। हम लोग ये जितने प्रोसेस है ना उसमें ये 3 टर्म्स पे ही डिस्कशन होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमने पढ़ा है उसके जो 3 टर्म्स हैं जिनके आपस में रिलेशन, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब जरा सोचिए, जिस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो वो किसको अफेक्ट करेगा इन तीनों में से? वो कौन सा टर्म है जो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है? टर्म कौन सा है? वो टर्म है इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू। मैंने आपको जब इंटरनल समझाया था तो बोला था इंटरनल एनर्जी क्या है? सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसी से पता चलता है कि सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या है। अगर सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर घटेगा टेम्परेचर तो इंटरनल एनर्जी भी घटता है। अब ये प्रोसेस बोलता है कि भाई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो आपको एक और चीज पता चल गई, क्या? कि भाई इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा इसका मतलब डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो आपका बॉयल्स लॉ है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बॉयल्स लॉ ये प्रोसेस में यूज होगा। दूसरा, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 बिकॉज व्हाई? सिंस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन बनता है। दोनों को बढ़ना है, दोनों को घटना है। अगर एक नहीं चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब आपके थर्मोडायनामिक्स लॉ के हिसाब से, अगर फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर डेल्टा यू निकल गया तो बचा क्या? बचेगा आपका Q इज इक्वल टू W, इतना ही बचेगा। तो ये चीज आपको समझनी है कि नहीं? तो ये बेसिकली आपका एक आइसोथर्मल प्रोसेस है।
इसकी मगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल में कैसा है कि लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, जो भी सिस्टम में स्टेट चेंज हो जाए, जैसे सॉलिड आइस से लिक्विड पानी, या उल्टा लिक्विड वापस आइस बन रहा है, मतलब स्टेट चेंज होता है ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आपका जब पानी स्टीम बनता है, गैस, या गैस वापस स्टीम वापस पानी बनता है, तो जब भी किसी सिस्टम का स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये जब स्टेट चेंज होता है ना, तब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। उसमें होता क्या मालूम है बेसिकली, कि सिस्टम का एनवायरनमेंट के साथ जो टेम्परेचर होता है ना, वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो सिलेंडर का जो वॉल्स है, वॉल जिसमें गैस रखा है, उसका एनवायरनमेंट के साथ एक बहुत अच्छा थर्मल कांटेक्ट होना चाहिए। तो जो भी टेम्परेचर डिफरेंस हो आसानी से एक्सचेंज होके नॉर्मल, मतलब ओरिजिनल टेम्परेचर का रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। और हीट जो या तो अंदर आ रहा है या जो बाहर आ रहा है ना, बहुत स्लो होना चाहिए वो चीज़, वेरी स्लो। क्योंकि इस रिलेशन का ये रिलेशन क्या बताता है? ये रिलेशन ये बताता है कि जो भी हीट सप्लाई होगा उससे सिर्फ वर्क डन होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो भी हीट आप सपोज सिस्टम को दे रहे हैं, सपोज सिस्टम को आप दे रहे हैं, तो एकदम स्लो जाना चाहिए हीट, एकदम इन्फिनिटेसिमली स्लो। तो जो भी हीट जा रही है उससे सिर्फ वर्क डन होना चाहिए, मतलब सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर सिर्फ हीट बाहर जा रही है तो बड़ा स्लो होना चाहिए, जिससे कि सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो हीट एक्सचेंज बहुत स्लो होना चाहिए, और वॉल्स ऑफ द सिलेंडर का एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, थर्मल कांटेक्ट। तो जो भी थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा होगा ना, वो तुरंत एक्सचेंज हो जाएगा, और टेम्परेचर चेंज नहीं, टेम्परेचर अपने ओरिजिनल पे ही रहेगा। ये कंडीशन है अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस देखना है कहीं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब चलिए, अगर इसमें हम लोग रिलेशन कैसे बनेगा, वर्क डन का अगर मुझे रिलेशन फॉर्मूला निकालना है तो हम लोग एक, जैसे मैंने कहा, हम लोग आइडियल गैस कंसिडर कर रहे हैं। आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है। तो सपोज इनिशियल, अभी इसमें टेम्परेचर चेंज तो नहीं होने वाला है, तो चेंज कौन होने वाला है? वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो सपोज इनिशियली वॉल्यूम वी आई है, प्रेशर पी आई है, ये जाके बनता है वॉल्यूम वी एफ फाइनल वॉल्यूम एंड प्रेशर फाइनल प्रेशर। अब मैंने बोला बॉयल्स लॉ पे आएगा, तो बॉयल्स लॉ क्या बोलते हैं? सबको पता, आप लोगों को पता होना चाहिए बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के हिसाब से पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब है पी आई वी आई शुड बी इक्वल टू पी एफ वी एफ शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, है कि नहीं? ठीक है। तो अब हम लोग को फॉर्मूला वर्क का निकालना है। तो अब हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई जो प्रोसेस हो रहा है, जैसे मैंने आपको बोला हीट बहुत स्लोली जानी चाहिए आइसोथर्मल में, तो बहुत स्लोली जाएगी, तो जो वर्क डन होगा ये बहुत स्लो होगा, धीरे धीरे इंटरमीडिएट स्टेप्स में होगा, मतलब इतना धीरे होगा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इनफिनिटेसिमली स्लो। तो जो भी वर्क डन हो रहा है, लेट्स से डी डब्ल्यू, जो डी डब्ल्यू वर्क हो रहा है दैट इज पी डी वी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, प्रेशर विद द चेंज इन वॉल्यूम। अब अगर आपको टोटल वर्क डन पता करना है, टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रल पी डी वी फ्रॉम वॉल्यूम वी आई टू वॉल्यूम वी एफ, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक आपका वर्क डन होने वाला है। अब हम लोग, जैसे मैंने बोला, अजम्पशन है कि हम लोग को आइडियल गैस इक्वेशन ही यूज कर सकते हैं हम लोग। सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है कि? तो अगर P का फॉर्मूला लिखना है तो P को लिख सकते हैं एन आर टी अपॉन वी। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। P उस समय का जो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो टेम्परेचर होगा ना, वो ये बताएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन आप लिखेंगे वी आई टू वी एफ, P की जगह आएगा एन आर टी अपॉन वी डी वी। एन आर टी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रल वी आई वी एफ dv अपॉन v। अब मैं उन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ जिन लोग को इंटीग्रेशन आता है, वैसे आना तो चाहिए सभी को, लेकिन जो लोग का इंटीग्रेशन हो चुका है, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, यहाँ पे 1 अपॉन वी डी वी है, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है लॉग एक्स। तो एन आर टी एल एन वी
विद इन द लिमिट वी आई टू वी एफ। अब जिन लोग को नहीं मालूम एल एन, देखो लॉग दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग हमारे कैलकुलस में होते हैं, डेरिवेटिव्स में, इंटीग्रेशन में। नेचुरल लॉग मतलब लॉग टू द बेस ई, लॉग टू द बेस ई होगा ना तो उसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। और अगर लॉग टू द बेस 10 होगा ना उसको हम कॉमन लॉग बोलते हैं। हमारा जो लॉग टेबल्स हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में वो हमारा कॉमन लॉग है, लेकिन जो हम लोग कैलकुलस में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है वो हमारा बेस 10 है, वो हमारा बेस ई है, उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। और बहुत बार उसको एल एन लिखते हैं, एल एन एक्स। एल एन मतलब नेचुरल लॉग, फिर ई दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एल एन। तो ये आपका इसका हिस्ट्री है, तो एल एन ही। अब जिन लोगों को इनकी डेफिनेट मालूम है तो पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट होगा माइनस लोअर लिमिट, एन आर की एल एन वी एफ माइनस एल एन वी आई, है कि नहीं। अब लॉग की प्रॉपर्टी मालूम है, लॉग एम माइनस लॉग एम, एम अपॉन एन, वो यूज करेंगे। सो इट इज एन आर टी एल एन वी एफ अपॉन वी आई। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव हो गया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन ऑफ अ आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब है कि जो भी हीट प्रोवाइड हो रहा है सिस्टम को या निकाला जा रहा है उसमें वर्क डन हो रहा है। अब अगर आप हीट प्रोवाइड करें सिस्टम को तो वर्क डन से क्या होगा, सिस्टम एक्सपैंड होगा। अगर आप उसमें से निकाल रहे हैं तो कंप्रेशन होगा, मतलब अकॉर्डिंगली जैसा होगा। तो यू कैन से दैट बाय Q is equal to W, therefore Q is equal to nRT ln Vf upon Vi। that is the formula। मतलब पूरा का पूरा जो हीट सप्लाई हो रहा है पूरा वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से ये रिलेशन बनेगा। इसमें आप लिख सकते हैं क्योंकि डेल्टा यू जीरो है, इट इज जीरो, तो सिर्फ डबल वर्क डन होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। अब इसको ग्राफिकली अगर आप बनाना चाहते हैं तो ग्राफिकली पीवी डायग्राम, जैसे नोडल इसमें पीवी डायग्राम चलता है तो आप ग्राफिकली ऐसे बता सकते हैं। सो यहाँ पे ये आपका वी आई हो जाएगा, ये आपका वी एफ हो जाएगा, यहाँ करस्पॉन्डिंग और यहाँ करस्पॉन्डिंग पी इनिशियल एंड पी फाइनल। दिस इज योर पीवी डायग्राम। तो इस तरीके से ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आई होप ये आपको चीज़ समझ में आई। सम्स में आपको ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा सम सॉल्व करने के लिए, और एक्सप्लेन करना है तो ये सब आपको पॉइंट्स उसमें बताना पड़ेगा अलॉन्ग विद द ग्राफ। सो आई होप दैट्स क्लियर। आइसोथर्मल प्रोसेस, हम लोग अभी नेक्स्ट प्रोसेस पे जा रहे हैं जिसका नाम है आइसोबारिक प्रोसेस। सो आइसोबार, अब आइसोबार वर्ड है ना, आप लोग ने स्कूल में सुना है, कहाँ पे सुना है? ज्योग्राफी में। अभी यहाँ भी कभी सुना होगा, शायद केमिस्ट्री में सुना होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन स्कूल में तो आप लोग ने ज्योग्राफी में जरूर सुना होगा आइसोबार्स। अगर आपको याद हो ज्योग्राफी में आइसोबार्स वर्ड कहाँ यूज होता है? मैप्स में होता है। मैप्स में जब मैप्स पढ़ते हैं ना उसमें वर्ड आइसोबार यूज होता है। आइसोबारिक प्रोसेस। तो मैप्स में आइसोबार्स क्या था? मैप में आइसोबार्स है ना, वो लाइंस होती हैं जो जो कनेक्ट करती हैं रीजन्स हैविंग सेम प्रेशर। जो रीजन्स होती है ना मैप में जिनमें प्रेशर सेम रहता है, उन सब रीजन्स को जो लाइन कनेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। आइसो इज सेम, बार इज रिलेटेड टू प्रेशर। अगर आप जानते हो कि प्रेशर इज ऑल्सो मेजर्ड इन द यूनिट कॉल्ड एज बार, है कि नहीं, इसलिए इसका हो जाएगा आइसोबार। तो आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, नो चेंज इन प्रेशर, मतलब डेल्टा पी इक्वल टू जीरो। प्रेशर चेंज नहीं होगा। आइसोबारिक का सिंपल मतलब ये होता है कि प्रेशर चेंज नहीं होगा। विदाउट द चेंज ऑफ प्रेशर हमको प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे जब प्रोसेस करना है तो चेंज इन प्रेशर अगर नहीं हो रहा, अगर इसको मैं आपको ग्राफिकली बताने जाऊँ
अच्छा अब याद करिए, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो आपके 3 में से वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, ये दोनों चेंज होगा। तो ये कौन सा लॉ हो गया भाई? ये तो चार्ल्स लॉ हो गया। यस, चार्ल्स लॉ यही तो है, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये आपका चार्ल्स लॉ है। तो यहाँ पे हमारा चार्ल्स लॉ हो गया आइसोबारिक प्रोसेस में। इसको अगर मुझे ग्राफिकली आपको दिखाना है पीवी डायग्राम से, तो कैसे दिखाएंगे पता है? ये आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है, तो ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है, ये आपका फाइनल वॉल्यूम है। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो प्रेशर का वैल्यू चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। हाँ, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो पीवी डायग्राम में दिख नहीं रहा है, लेकिन टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, ये भूलिएगा। इसमें आपको डायग्राम में टेम्परेचर चेंज वीपी में टेम्परेचर नहीं दिखता, लेकिन प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें डेल्टा यू भी आएगा और डेल्टा वर्क डन भी आएगा, दोनों आएगा। यू विल गेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस यू विल आल्सो गेट वर्क डन। अब अगर हम लोग बात करें कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू की, है ना, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला देखिए काइनेटिक थ्योरी में है, मैंने आप सिखाया आपको, जहाँ पे हम लोग ने मोलार स्पेसिफिक हीट का बात करते हैं, याद करिए मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, जहाँ पे मेयर्स रिलेशन डिराइव हुआ है, वो टॉपिक अगर नहीं है तो एक बार देख लीजिए। वहाँ पे इंटरनल एनर्जी का हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू एम सी वी डी टी, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग आइडियल गैस ले रहे हैं, आइडियल गैस expanded with constant pressure, प्रेशर चेंज नहीं करने का, प्रेशर चेंज नहीं करने का, तो प्रेशर चेंज नहीं करके हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। तो जो टेम्परेचर चेंज हुआ तो डेफिनेटली इंटरनल चेंज होगी सिस्टम की, तो जो इंटरनल चेंज हो रही है वो एन सी वी डी टी, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, सी वी इज द मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, and this is the temperature difference। temperature difference आपको अच्छी और डिटेल में लिखना है तो आप लिख सकते हैं NCV TF minus TI, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये तो मैंने डेल्टा ही लिखा। अब हम बात करते हैं वर्क डन की। अगर हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन, तो वर्क डन वही होता है आपका इंटीग्रल PdV VI to VF। P तो कांस्टेंट है, इस जगह पे कांस्टेंट है, तो P और V dV का हो जाएगा V VI to VF, P VF माइनस VI, ये आपका वर्क डन हो गया, है कि नहीं? अब ये वर्क डन कोई और तरीके से लिख सकते हैं, आपके पास जो फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू mRT, मैंने बोला ये हमारा अजम्पशन है, एक अजम्पशन है कि वी कैन यूज आइडियल गैस इक्वेशन। तो PV के हिसाब से आप nRT भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा जरा। P VF माइनस VI को आप लिख सकते हैं, PV के हिसाब से आप लिख सकते हैं NR और ब्रैकेट में लिख सकते हैं TF माइनस TI, है कि नहीं? NR TF, क्योंकि PV इज nRT, तो NR और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से हमने टेम्परेचर चेंज, क्योंकि NR तो कांस्टेंट है, तो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम का जो करस्पॉन्डिंग चीज चेंज होगा वो टेम्परेचर चेंज होगा, इसकी जगह पर हमने लिखा। तो ये वर्क डन हो गया, ये हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से Q विल बी इक्वल टू NCV TF माइनस TI प्लस ये ऐड होगा NR TF माइनस TI। हम देख रहे हैं कि भाई N कांस्टेंट है और TF माइनस TI भी कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, CV प्लस R और बाहर आएगा TF माइनस TI। याद करिए CV प्लस R, कहाँ से याद करना है आपको? मेयर्स रिलेशन, CV प्लस R याद करिए, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, डिराइव डेरिवेशन है मेयर्स रिलेशन का। तो CV प्लस R विल गिव CP, क्या देगा? CP। अब CP क्या बताइए? CP इज
the molar specific heat at constant pressure. Cp is the molar specific heat at constant pressure. Cv is the molar specific heat at constant volume and Ru as universal gas constant. तो ये रिलेशन हम कर चुके हैं काइनेटिक थियरी में, हम कर चुके हैं रिलेशन कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो इसके हिसाब से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया और इस तरीके से आपको फॉर्मूला मिल गया फॉर द हीट। जो हीट आप सप्लाई कर रहे हैं, देखिए इसमें हीट दोनों मैं बोल रहा हूँ हम लोग सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, मगर उल्टा भी हो सकता है, सिस्टम में से हीट बाहर भी निकल सकती है तो रिवर्स होगा, बस इतना ही समझना है। तो हीट हम लोग बार बार बोलते हैं अगर सपोज सप्लाई तो उसका उल्टा भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिस्टम में हीट जाता है, सिस्टम से हीट बाहर भी आ सकता है, दोनों वेज में पॉसिबल होता है। तो ये इन बेसिकली ये आपका है आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक मतलब सेम प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो आपका हीट भी इसमें है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी है और वर्क डन भी है। इंटरनल एनर्जी सिंपल फॉर्मूला है, काइनेटिक थ्योरी एक बार रिवाइज कर लीजिए याद ना हो, और वर्क डन का मैंने आपको डिराइव करके दिया विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। तो आई होप दिस इज सिंपल। तो ये आपका सेकेंड प्रोसेस हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस का नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोबारिक हो गया कांस्टेंट प्रेशर। आइसोथर्मल जो था वो बॉयल्स लॉ के हिसाब से था, आइसोबारिक था उसमें चार्ल्स लॉ यूज होता है। अब हम कौन सा आ रहे हैं आइसोकोरिक। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है, अब ये क्या होना चाहिए, अगर पहला वाला जो पढ़ा हमने उसमें बॉयल्स लॉ अप्लाई हुआ था, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। दूसरा वाला जो आइसोबारिक पढ़ा वो प्रेशर चेंज नहीं होता, तो चार्ल्स लॉ था। तो आइसोकोरिक क्या होगा, अब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। आइसोकोरिक मतलब नो चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू 0, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो भाई चेंज कौन होगा, प्रेशर और टेम्परेचर विल चेंज। तो ये तो भाई गेलू-सेक्स लॉ है, दिस इज गेलू-सेक्स लॉ है कि नहीं। तो वही सब लॉस है जो हमने पढ़ा है काइनेटिक्स में, वो यहाँ हम देख रहे होते हुए। तो प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। दिस इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस। मतलब किसी सिलेंडर में आप उसका वॉल्यूम फिक्स करें और उसमें अगर हीट सप्लाई करें तो वॉल्यूम, सिलेंडर में वॉल्यूम तो वही रहेगा, आप जो भी हीट सप्लाई करेंगे गैस का वॉल्यूम तो नहीं चेंज हो सकता है कि नहीं। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। इसको अगर ग्राफिकली पीवी डायग्राम में समझना है ना, तो देखिए ऐसा होगा कुछ। ये आपका PI है, ये आपका PF है। प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब मुझे बताइए अगर हम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इसका कंसेप्ट मतलब इसको अप्लाई करना है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो मुझे बताइए कि ये जो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज का इनमें से किसी के साथ रिलेशन है, पता है क्या। जो वॉल्यूम चेंज होता है ना उसका रिलेशन ही, जैसे आइसोथर्मल मैंने बोला था कि जो टेम्परेचर चेंज होता है उसका किसके साथ रिलेशन था, उसका रिलेशन था इंटरनल एनर्जी के साथ। तो आइसोथर्मल में अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा था, तो डेल्टा U 0 था। आइसोकोरिक में जहाँ पे वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम का जो चेंज है वो किसके साथ रिलेटेड है, वो वर्क डन के साथ रिलेटेड, इट इज रिलेटेड वर्क डन। क्योंकि हम लोगों ने देखा जब वर्क डन होता है सिस्टम पे, तो सिस्टम पे होता है तो वॉल्यूम कम होता है, और जब सिस्टम वर्क करता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये जो वर्क डन होता है उसका वॉल्यूम के साथ रिलेशन है, और अगर वॉल्यूम नहीं चेंज होगा मतलब वर्क डन नहीं होगा। तो सिंस डेल्टा V इज इक्वल टू 0, तो इट इम्प्लाइज दैट देयर इज नो वर्क डन, वर्क डन नहीं है। अगर वर्क डन नहीं है तो इसका क्या मतलब, जो भी हीट है वो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। मतलब जो भी आप हीट सिस्टम को देंगे ना, तो अंदर का इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा, वर्क डन नहीं होगा, ना एक्सपेंशन होगा, ना रिलीज हीट निकलेगा, तो ना कॉम्प्रेशन होगा। नो चेंज इन वॉल्यूम, ओनली चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यही देखने को मिलेगा आइसोकोरिक में।
और अभी अभी मैंने आपको बताया इसको आप लिख सकते हैं NCV/DT, मतलब NCV/TF minus TI. That is the relation for isochoric process. नेक्स्ट प्रोसेस पे जा रहे हैं। तो मैंने आपको अभी तक 3 प्रोसेस समझाया आज के लेक्चर में। पहला था आइसोथर्मल, सेम टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ, आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर चार्ल्स लॉ, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम गिब्स लॉ। तीनों का जो है क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कैसे अप्लाई होके रिलेशन बनता है, तीनों का हमने देखा है। ये 3 है। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस पे। थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है नेक्स्ट वाला, प्लस थोड़ा सा मतलब थोड़ा समझना ही पड़ता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट तो वैसे एग्जाम में तो आ भी कुछ भी सकता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि जो ये प्रोसेस है वाला जो मैं बता रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। इस प्रोसेस का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखिए क्या लगता है क्या होगा एडियाबैटिक प्रोसेस। एक तो सिंपल एडियाबैटिक वर्ड मेरे ख्याल से पता नहीं आप लोगों ने सुना था कि नहीं सुना होगा। 11th स्टैंडर्ड में जब साउंड चैप्टर आपने किया था तो वहाँ पे जब साउंड की वेलोसिटी निकालनी थी तो सबसे पहले न्यूटन ने निकाला था फॉर्मूला वेलोसिटी का, और उसका निकालने में उसने जो वैल्यू निकाला ना वो राइट वैल्यू नहीं था। आंसर 340 मीटर पर सेकेंड है साउंड का इन द एयर, जबकि उसको कुछ 316 या ऐसा कुछ आ रहा था, रॉन्ग आ रहा था उसको वैल्यू। फिर आपने उसमें पढ़ा होगा कि लाप्लास ने उसमें करेक्शन किया था। आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ था। तो लाप्लास ने करेक्शन करके उसको राइट वैल्यू निकाला था। और वहाँ पे अगर आप वापस जाए ना उस जगह पे टेक्स्ट में पढ़ें तो वहाँ पे एडियाबैटिक वर्ड है, एडियाबैटिक। तो वही एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको ना समझा रहा हूँ। अब देखिए, अब 3 प्रोसेस में हमने एक जगह देखा था फर्स्ट प्रोसेस में आइसोथर्मल में कि भाई डेल्टा यू 0 था, क्यू डेल्टा यू, डब्ल्यू में डेल्टा यू 0 था। अब इसके जस्ट पहला वाला प्रोसेस आइसोकोरिक में डब्ल्यू 0 था। तो लॉजिक ये बोलता है कि अभी इस प्रोसेस में क्या होना चाहिए, क्यू 0 होना चाहिए, क्यू। अब आप पूछेंगे सर क्यू कैसे 0 है। सिंपल, क्या करना पड़ेगा पता है आपको, आपको सिस्टम को आइसोलेट करना पड़ेगा फ्रॉम एनवायरनमेंट। आपको सिस्टम को आइसोलेट करना पड़ेगा फ्रॉम एनवायरनमेंट। मतलब कि मैंने जो आपको सिस्टम के टाइप्स बताए 3 टाइप ऑफ सिस्टम, उसमें एक टाइप था आपका ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब पूरा थर्मल इंसुलेशन, मतलब पूरा ऐसा कवर कर दो इंसुलेटर से, जैसे थर्मस होता है ना हीट अंदर की बाहर जाए ना बाहर की अंदर आए। जब ऐसा सिस्टम हो जाता है ना जहाँ पे हीट ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होता। देखिए अब आपस में आता हूँ किस पे पता है, अजम्पशन पे। अब जब आप टेक्स्ट बुक से अजम्पशन पढ़ेंगे ना, ये चीज़ वर्ड है वहाँ पे अजम्पशन में, कि हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो वॉल्स है सिलेंडर का जिसमें गैस है वो आइसोथर्मल के लिए उसका थर्मल कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। और एडियाबैटिक के लिए वहाँ लिखा है कि अच्छा इंसुलेटेड होना चाहिए, वो वॉल्स इंसुलेटेड होना चाहिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, मतलब हीट को अंदर बाहर वो आने जाने ना दे, एकदम मस्ट इंसुलेटर जैसा काम करना चाहिए। ये अजम्पशन है, जब आप पढ़ेंगे आपको समझेगा, उस जगह पे है टेक्स्ट बुक में। तो वही एडियाबैटिक में आपका जो सिलेंडर का जो वॉल्स है वो एकदम अच्छा परफेक्ट इंसुलेटर होना चाहिए। बाहर की हीट अंदर नहीं आनी चाहिए, अंदर की हीट बाहर नहीं जानी चाहिए, मतलब हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें अगर हम लोग फर्स्ट लॉ देखें, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये तो 0 है, ये तो 0 है, मतलब सिर्फ यही बचा डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W, इतना ही पार्ट बचता है। तो हम लोग का फॉर्मूला लिख लेंगे, वो तो ठीक है, हमने बता रहा होगी, लेकिन आपको आपको ये पार्ट पहले वाला समझ में आया, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस कहाँ देखने को मिलता है पता है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हीट इंजन पढ़ने वाले हैं, रेफ्रिजरेटर का वर्किंग पढ़ने वाले हैं, फिर कार्नोट साइकिल आने वाला है। ये सब साइकिल्स है जो हीट इंजन आप कहाँ पढ़ते हैं पता है, जब आपका जैसे कार का आपका जो इंजन होता है
उसका जो सिस्टम होता है कैसे वर्क करता है, वहाँ पे आप पढ़ेंगे, सुनेंगे हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस। तो समझ लीजिए आप एडियाबैटिक आइसोथर्मल बाद में सुनने वाले हैं एप्लीकेशंस में, तो इसका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए, तो उसका हम लोग यूज़ वहाँ देखने वाले हैं। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन है कि नहीं, वो दोनों चीज़ हम देखेंगे सिस्टम में होते हुए। तो अभी आपको याद आना चाहिए एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है। मतलब हीट अंदर बाहर, नो हीट, तो जो भी एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा तो उसमें क्या होगा, वो पूरा का पूरा कौन कर रहा है, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी, मतलब वर्क डन हो रहा है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब इंटरनल चेंज हो रही है सिस्टम के अंदर, मगर हीट अंदर बाहर नहीं जा रहा है। जो हो रहा है अंदर हो रहा है, लेकिन हीट अंदर बाहर नहीं जा रहा है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस दैट यू ऑब्जर्व इन एडियाबैटिक। इसको अगर ग्राफिकली अगर समझे ना पीवी डायग्राम के हिसाब से, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, ये आपका प्रेशर वॉल्यूम है, तो इट्स एज सिंपल एज दैट, ऐसा। मतलब इसको P1 V1 दिखाना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम दिखाया। अभी ऐसा आपने कहाँ दिखाया था पता है, दिस इज PI, दिस इज PF, दिस इज VI एंड दिस इज VF। तो ये पीवी डायग्राम आपका एडियाबैटिक है। एक्चुअली सेम डायग्राम आइसोथर्मल में भी है, सेम डायग्राम आइसोथर्मल में भी है, लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक गिव रीजन भी एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में, कि भाई एडियाबैटिक का जो पीवी डायग्राम है ना, जो कर्व, वो ज़्यादा स्टीप है, और आइसोथर्मल का जो पीवी डायग्राम का कर्व है ना, वो कम स्टीप है, उसका वो कम स्टीप है, मतलब वो ज़्यादा कर्वेचर उसमें ज़्यादा है, जबकि एडियाबैटिक में कर्वेचर कम है, वो ज़्यादा स्टीप है। ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका क्या मतलब, अगर आपको एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के बीच में डिफरेंस की बात हुई कि एक्सप्लेन द डिफरेंस, तो आप दोनों का पीवी डायग्राम बनाएंगे। जब आप पीवी डायग्राम बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, आपको लगेगा कि दोनों कर्व सेम है, नहीं, अच्छी तरह टेक्स्ट में देख लीजिएगा। अगर आपका टेक्स्ट में बराबर नहीं हो तो हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन अगर ये एक्सप्लेनेशन ये है कि जब आप आइसोथर्मल का बनाएंगे ना तो अच्छा सा उसका कर्वेचर दिखाएगा, लेकिन जब आप एडियाबैटिक का दिखाएंगे ना तो वहाँ आपको स्टीपनेस दिखाना पड़ेगा, स्टीप है वो जरा ऐसा, वो स्ट्रेट में स्ट्रेट ज़्यादा है, कर्वेचर कम, इसमें कर्वेचर ज़्यादा है, मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है, स्टीप मतलब स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोनों का ग्राफ एक ही दिखता है, लेकिन है फ़र्क दोनों के ग्राफ में। बहुत छोटी सी माइनर बात है, मगर हम लोग क्या जब पढ़ते हैं तो देखिए सब छोटा छोटा चीज़ हम लोग को ध्यान में आता नहीं है, अगर आ गया तो अच्छी बात है, ध्यान में। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा है, यहाँ देखिए आपका प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तीनों चेंज हो रहा है। तो अभी रिलेशन कैसे यूज करेंगे, अभी इसमें रिलेशन हम लोग देखिए, प्रेशर और वॉल्यूम, वैसे तो हम लोग बोलते हैं इज कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम को हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि सिस्टम तो आपका वही है, जहाँ पे आपने रखा, जैसे मैं थर्मस है, थर्मस में आपने लिक्विड या कोई भी गैस रखा है तो उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें ना। मैं आपको बताता हूँ, साउंड पे जाता हूँ। न्यूटन ने जब साउंड की वेलोसिटी निकाली थी ना, तो उसने अज्यूम किया था आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। लाप्लास ने क्या बोला, लाप्लास ने बोला ये जो कंप्रेशन रेरिफैक्शन साउंड वेव्स का होता है ना, इट इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इज नॉट राइट, इट इज PV रेज़ टू गामा, PV रेज़ टू गामा विच इज कांस्टेंट। अब आपका क्वेश्चन है सर गामा किया हमने, वी हैव डन इट इन काइनेटिक थ्योरी, जहाँ पे हमने मेयर्स रिलेशन और मोलर स्पेसिफिक हीट, वहाँ पे हमने एडियाबैटिक रेशियो याद करिए, एडियाबैटिक रेशियो गामा विच इज इक्वल CP अपॉन CV इज एडियाबैटिक रेशियो। और याद करिए फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू कुछ था 5/3, डायटोमिक, आई होप आपको याद आ रहा है 7/5 एंड सो ऑन, ये सब निकाल चुके हैं। तो
एडियाबैटिक में पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं, क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। देखो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट कब कर सकते हैं, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, लेकिन एडियाबैटिक में तो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो वो कंसीडर करने के लिए इट इज पीवी रेज़ टू गामा व्हिच इज द रिलेशन। लाप्लास ने यही काम किया था जब वो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने वाला था, और ये यूज करके उसको एग्जैक्ट वैल्यू मिला 340 जो भी है अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 339 व्हाटएवर ही गॉट दैट वैल्यू बिकॉज ही अज्यूम्ड एडियाबैटिक एंड न्यूटन हैज अज्यूम्ड आइसोथर्मल। ये दोनों में फर्क देखिए, प्रोसेस के फर्क के हिसाब से पूरा फॉर्मूला ही बदल गया और वैल्यू चेंज हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पीवी रेज़ टू गामा लेट्स से इज इक्वल टू सी। अब आप बोलेंगे सर सी क्यों लिखा, क्योंकि यूज होने वाला है इसलिए सी लिखा। एंड यू कैन आल्सो से पी आई वी आई रेज़ टू गामा इज इक्वल टू पी एफ वी एफ रेज़ टू गामा इज इक्वल टू सी। आई और एफ क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे प्रोसेस में होता है ना आई और एफ होता है, इसका मतलब होगा। अभी कोई बोलेगा सर P1 V1 P2 V2 लिख सकते हैं, ऐसा मना नहीं है, लेकिन क्या हम लोग लेते हैं इनिशियल और फाइनल, तो उसके हिसाब से हम वो लिखते हैं जो ज़रूरत हमारी, हम लोग फिर सिंबल या जो सफिक्स देना हम लोग उसके हिसाब से देते हैं, सिंपल। ओके, अब यहाँ पे देखिए डेल्टा यू में तो कोई है नहीं, पूछने वाली बात। डेल्टा यू तो आपका वो है, क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी, मतलब एम सी वी टी एफ माइनस टी आई। डेल्टा यू में तो कोई बदलाव नहीं है, डेल्टा यू तो आपका वही रहेगा। अब क्वेश्चन है वर्क डन। वर्क डन में थोड़ा इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये पार्ट में लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी लगती है, एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। देखो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ो, समझना भी चाहिए हमको, लेकिन थोड़ा ध्यान देना मैं चाहूँगा आप थोड़ा इस पर ध्यान दें। अब देखिए वही है कि आपका जो वर्क डन है, वर्क डन दैट इज वी आई टू वी एफ पी डी है कि। अब यहाँ पे आप P की जगह क्या लिखेंगे, आप P की जगह ये लिखेंगे C अपॉन V गामा। आप PV इज इक्वल NRT वाला नहीं यूज़ करेंगे जो आपने आइसोथर्मल यूज़ किया था, ये यहाँ यूज़ नहीं। देखिए ये सब फर्क है, इसको बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इसको दिमाग बैठा दे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आइसोथर्मल में हमने क्या किया था, P की जगह वो PV इज इक्वल NRT तो NRT अपॉन V लिखा था ना, यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप P को लिखेंगे C अपॉन V रेज़ टू गामा। वी आई टू वी एफ सी अपॉन वी रेज़ टू गामा डी वी। अभी सी तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, वी रेज़ टू गामा को ऊपर ले आओ, वी आई टू वी एफ वी रेज़ टू माइनस गामा डी वी। अब इसको समझने का एक्स रेज़ टू एन इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स, एक्स रेज़ टू एन मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन एक्स रेज़ टू एन फॉर्मूला क्या है, एक्स रेज़ टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। आई होप आप लोगों को पता है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे सी वी रेज़ टू माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन वी आई से लेके वी एफ। अब इसको वन माइनस गामा पढ़ के बाहर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि इसका जो कॉन्स्टेंट को बाहर लिख देते हैं सी अपॉन वन माइनस गामा। अभी हम जानते हैं कि इधर पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट होगा माइनस लोअर लिमिट, तो वी रेज़ टू वी एफ माइनस गामा प्लस वन माइनस वी आई माइनस गामा प्लस वन। अब टेक्स्ट वन में क्या किया, इसको वन अपॉन में लिखा है, फिर बाद में इसको ऊपर लाया, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं इसको वन अपॉन में नहीं लिख रहा हूँ, टेक्स्ट वन इसको नीचे लिखा है फिर ऊपर लिखा है, ऐसा दो काम बाद मैं ऐसे रहने देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पहुँच गए, अब यहाँ पर मैं ये यूज़ करूँगा, ध्यान दीजिएगा ये वाला पार्ट यूज होने वाला है। कैसे यूज होगा, आपके पास सी है, ठीक है, तो जो फाइनल वाला पार्ट है ना, फाइनल वाला पार्ट वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी की जगह पे टी एफ वी एफ रेज़ टू गामा, यहाँ के लिए, क्योंकि सी दोनों के लिए बात समझिए, मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। ये आप क्या लिखेंगे, सी वी एफ रेज़ टू माइनस गामा प्लस वन माइनस सी वी आई रेज़ टू माइनस गामा प्लस वन अपॉन वन माइनस गामा। अभी सी दोनों के लिए, वी एफ वाले के लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे और वी आई वाले के लिए हम ये यूज़ करेंगे, क्योंकि सी तो दोनों के लिए। देखिए सी का मैं आपको यूज़ बता, हमने कांस्टेंट नहीं लिखा, मतलब सी क्यों लिखा, क्योंकि उसका इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए इसको सी में यूज़ किया हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एफ वी एफ रेज़ टू गामा वी एफ रेज़ टू माइनस गामा प्लस वन माइनस पी आई वी आई रेज़ टू गामा वी आई रेज़ टू माइनस गामा प्लस वन अपॉन वन माइनस गामा।
तो माइनस लॉज ऑफ इंडाइसिस से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई अपॉन वन माइनस गामा। है ना। अब यहाँ पे यूज होगा हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। तो आप यहाँ पे भी इसको टेम्परेचर में लिख सकते हैं। तो आप टेम्परेचर में जब लिखेंगे W इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं NR TF माइनस TI अपॉन वन माइनस गामा। तो ये एक तरीका लिखने को और ये भी एक तरीका, दोनों तरीका। जैसा रिलेशन यू आप यहाँ लिख सकते हैं, फिर यहाँ लिख के छोड़ सकते हैं। और इसका यूज क्या सम में कैसा दिया होगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर दिया है कि टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम दिया, जैसा दिया भी वैसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा समझना, क्योंकि जिनको इंटीग्रेशन जमता नहीं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, अदरवाइज तो ठीक है। तो रिलेशन ऐसा लिख सकते हैं या फिर आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके ये भी लिख सकते हैं। समझ रहे। अब ये रिलेशन की मदद से उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की है, छोटा सा पार्ट। क्या उन लोगों ने बोला है कि भाई जब एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा तो क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है मतलब कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन पॉजिटिव, टेम्परेचर घटता है। देखिए ये सब याद रखिए, सब हो चुका है। जब सिस्टम एक्सपांड होता है उसका टेम्परेचर घट जाता है, मतलब इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल कम है। और जब एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन होगा, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कॉम्प्रेस किया तो वर्क डन नेगेटिव, उसमें इनिशियल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर। यहाँ सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, यहाँ पे इनिशियल ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ पे इनिशियल लेस होना चाहिए। क्योंकि एक्सपांशन में पहले ज़्यादा होता है, बाद में ठंडा कम हो जाता है। तो बाद में कम हो जाएगा, पहले ज़्यादा होगा। और कॉम्प्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है तो फाइनल ज़्यादा हो जाता है। तो ये रिलेशन से आप ये देख भी सकते हैं, मतलब आपका वर्क और आप इसको डाल के देखिए, अगर TI TF से बड़ा है, अगर TI TF से बड़ा है तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्वांटिटी से बड़ा है तो ये आंसर नेगेटिव आएगा। अच्छा नीचे का क्वांटिटी आप देख रहे हैं वो नेगेटिव है, क्योंकि गामा का वैल्यू मैं लिखा था कहीं पे, गामा का वैल्यू, हाँ गामा का वैल्यू सब 1 से ज़्यादा है, मतलब नीचे वाला ऑलरेडी नेगेटिव है। और अगर TI TF से बड़ा है मतलब ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव हो गया। और वहीं पे जब TI TF से छोटा है मतलब ऊपर का टर्म पॉजिटिव है मगर नीचे का टर्म नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव, तो वर्क डन इज नेगेटिव। ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये आप समझिए कि क्वेश्चन एक्सप्लेन, देखिए 1-2 मार्क में ये सब पूछा जा सकता है। लोगों का अंडरस्टैंडिंग, बच्चों का, स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं चीज़ों को, तो वो ये है। तो ये है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, जहाँ पे पूरा इंसुलेटेड है आपका सिस्टम, कोई हीट से लेना देना नहीं है, वही ना अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है, जो हो रहा है अंदर हो रहा है, वर्क डन हो रहा है और इंटरनली चेंज हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इज नॉट द करेक्ट रिलेशन इन एडियाबैटिक, इट इज PV रेज टू गामा विच इज कांस्टेंट एंड गामा इज एडियाबैटिक रेशियो विच इज CP अपॉन CD। So this is all about your एडियाबैटिक प्रोसेस। ये 4 प्रोसेस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2 और प्रोसेस हैं, छोटे छोटे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया, विच इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना उसका नाम है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक, आप लोगों ने शायद ये सब ऐसा वर्ड सुना होगा, साइक्लिक। अब इसका साइकिल से क्या लेना देना है, बहुत कुछ है। साइकिल आप बोल सकते हो भाई साइकिल जैसा कुछ है। साइक्लिक प्रोसेस, आप देख के मुझे बताएंगे इसको साइक्लिक क्यों बोलते हैं। ग्राफ देख के मेरे ख्याल से आप बता सकेंगे।
तो ये आपका पीवी डायग्राम है और वो सब है, वो जो है हर बार होता है E1 B1 और P2 B2 जो है, ठीक है वो है। मतलब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोसेस, ये आप बोल सकते दिस इज PI BI, यहाँ पे आता है EF BF, ये वापस चला जाता है। मतलब पाथ, फर्स्ट पाथ आता है इनिशियल से फाइनल, सेकेंड पार्ट में वापस फाइनल से इनिशियल में चला जाता है। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं चला गया आपका, इट हैज कम बैक टू द इनिशियल स्टेट। साइकिल जैसा आपका साइकिल का टायर होता है ना, गोल वापस उसी जगह पे आके गोल पे आके वहीं जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं से आता है ना आपका साइकिल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, साइक्लिक प्रोसेस। कहाँ देखने को मिलता है, हीट इंजन, आपका हीट इंजन रेफ्रिजरेटर का वर्किंग पूरा का पूरा साइक्लिक प्रोसेस है। पढ़ेंगे हम लोग उसको अच्छी तरीके डिटेल में, वी आर गोइंग टू सी दैट। सो दिस इज योर साइक्लिक प्रोसेस। अब मुझे आप सोचिए, आपका डेल्टा यू, वर्क डन एंड हीट, क्या ये साइक्लिक प्रोसेस इन तीनों में से किसी को अफेक्ट करेगा क्या? मतलब जैसे आइसोथर्मल ने क्या किया था, डेल्टा यू को जीरो कर दिया, आइसोकोरिक ने क्या किया था, वर्क डन को जीरो कर दिया, एडियाबैटिक ने क्या किया था, हीट को जीरो कर दिया। मेरा क्वेश्चन अब ये है कि साइक्लिक प्रोसेस किसी को अफेक्ट करेगा क्या? इन तीनों में से करेगा, किसको करेगा? साइक्लिक प्रोसेस बोलता है कि जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आ गए, मतलब आपका जो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का उसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ। आपने वर्क किया भाई, आपने यहाँ से यहाँ तक वर्क किया, आपने वापस वर्क किया, आपने 2 बार वर्क किया तो वर्क तो किया है, लेकिन आपका जो सिस्टम पहले था वहीं पे आ गया। मतलब भाई इंटरनली तो चेंज ही नहीं हुई, देयर इज नो चेंज इंटरनली, देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ओनली Q इज इक्वल टू W आएगा एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये बनेगा, ये 0 होगा। अच्छा, इसको ग्राफिकली वर्क डन निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन कैसे? ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, दिस इज द वर्क डन। तो उसमें करना क्या पड़ता है, इंटीग्रेशन वाले जिन लोगों को इंटीग्रेशन आता है, आपका एप्लीकेशन और डिफरेंट इंटीग्रेशन, ये ऊपर वाला जो कर्व है ना उसका एरिया अंडर द कर्व निकालने का, और नीचे वाला कर्व उसका एरिया अंडर द माइनस करने का, तो आपको अंदर का रीजन का एरिया मिलेगा। दैट इज द वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस। तो देखिए कैसे कनेक्ट हुआ आपका मैथ से, वही मैथ्स का यूज आपका फिजिक्स में हो रहा है। वो जो चैप्टर पढ़ा है एप्लीकेशन और डिफरेंट इंटीग्रेशन टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व, तो ऐसे कर्व्स हैं आपके उसमें, पैराबोला में, एलिप्स में है, सर्कल में है, वो सब उसमें आते हैं, बीच का सेक्शन शेडेड होता है, तो आपको 2 एरिया माइनस करके या प्लस करके आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना होता है, वैसे निकालते हैं। ये यहाँ उसका एप्लीकेशन हो रहा है। सो दिस इज योर साइक्लिक प्रोसेस। छोटा सा मतलब ये छोटा सा है। और एक लास्ट प्रोसेस है जिसका नाम है फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन अभी तक जितने प्रोसेस पढ़े उन सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि इसका पीवी डायग्राम नहीं बन सकता, कांट ड्रॉ पीवी डायग्राम, नॉट पॉसिबल। आपको इसका इनिशियल स्टेट है मालूम होगा, फाइनल स्टेट मालूम होगा, लेकिन आप इसका ग्राफ नहीं बना सकते। बड़ा सरप्राइजिंग है। आपको इनिशियल स्टेट मालूम रहेगा, आपको इसका फाइनल स्टेट भी मालूम रहेगा, लेकिन फिर भी आप इसका ग्राफ नहीं बना सकते। देखिए क्यों, अब इसका बात समझिए। जितने अभी तक प्रोसेस थे वो लोग इस अजम्पशन में थे कि वो धीरे धीरे हो रहे हैं, इन्फिनिटेसिमली स्लो हो रहे हैं, क्वाजीस्टैटिक में है, रिवर्सिबल है, बहुत सारे अजम्पशंस के हिसाब से वो लोग धीरे धीरे चल रहे थे प्रोसेस, एकदम आराम से धीरे धीरे। ये उनसे अलग है, ये सडन होता है एकदम अचानक, जैसे कि टायर बस्ट हो गया। जैसे टायर बस्ट हुआ तो अंदर का जो वॉल्यूम है एयर का वो एक्सपांड हो गया, मगर इतना फास्ट एक्सपांशन हुआ, सडन एक्सपांशन हो गया कि उस समय हीट का मतलब सिस्टम चेंज हो गया, इनिशियल से फाइनल में चला गया, लेकिन कोई हीट का ट्रांसफर हुआ नहीं, Q0 वर्क डन हुआ नहीं। वर्क डन भी नहीं होता है ना, तुरंत हो जाता है, देयर इज नो टाइम फॉर वर्क डन, मतलब डेल्टा इज 0, एवरीथिंग इज 0 इन दिस, एवरीथिंग इज 0 इन फ्री एक्सपांशन। आपका बलून है, गैस से भरा, अचानक बस्ट हो गया, अचानक। तो अचानक कोई चीज़ सडनली कोई चीज़ होती है ना, तो वो उसका जो बीच का, वो इनिशियल से फाइनल जाता है, लेकिन उसका जो बीच का पार्ट है ना, वो फिर वो रूल्स फॉलो नहीं करता। कौन सा रूल? कि भाई वो एरिया आइसोथर्मल होना, वो सॉरी रिवर्सिबल होना चाहिए, इनफाइनाइट में स्लो होना चाहिए, वो सब रूल ये फॉलो नहीं करता है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का पार्ट है ना, आप ग्राफ में दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये तो सडनली हो गया ना।
It is not following those rules which it should follow from going from initial state to final state. तो बीच वाला पार्ट गायब हो जाता है बिकॉज इट इज नॉट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन. बीच वाला पार्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहता, तो आप उसको ग्राफिकली बता नहीं सकते. ठीक है, और ये एक तरह का एडियाबैटिक ही बोले थे हम लोग. बहुत लोग इसको एडियाबैटिक बोलते हैं. दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट. एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं, जहाँ भी एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं है सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस. इज दैट क्लियर? So this is all about free expansion and this is about your cyclic process. तो यहाँ पे मैंने आपको 5 प्रोसेस, पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिवर्स को पढ़ाया था, और आज मैंने आपको 5 और प्रोसेस बता दिया जो कि इसमें से काफ़ी कुछ आप कर सकते हो अपने हिसाब से. अभी इसमें जो सम्स है ना, सम्स थोड़े से ज़्यादा है इस टॉपिक में. मतलब मुझे लगता है कि मुझे इसको नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा. तो मैं कोशिश चाहता हूँ कि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इसमें ग्राफ वाले सम्स भी हैं और एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, मतलब हर एक प्रोसेस के अगर सम्स हैं तो हम लोग, मैं नहीं होता सब करने का, लेकिन कुछ करें जिससे 4-5, जिससे कि आपको एक अच्छा सा एक आइडिया आ जाए प्रोसेस पर. अगर कोई थियरी आ जाए या कोई सम आ जाए, वो आपका थियरी हो या एंट्रेंस में हो, तो आपको कंसेप्चुअली क्लियर रहे. तो मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए. तो जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसको प्योरली न्यूमेरिकल्स ही करूँगा, इससे टॉपिक्स, हाँ, ओनली दिस टॉपिक जो मैंने अभी 5 प्रोसेस बताया है. 5 प्रोसेस में भी आपका फ्री एक्सपांशन में तो कुछ है नहीं, और सब में है. मतलब मैं अगर सपोज हर एक प्रोसेस में भी एक सम करूँ तो 4-5 सम हो जाता है. उसमें टाइम जाएगा अगर आपको अच्छी तरह समझना तो. सो आई प्रीफर कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ही डालूँ, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो. तो यहाँ पे आई होप आपको ये 5 प्रोसेस समझ में आया. तो आज का वीडियो का तो कंसेप्ट थियरी पार्ट यहाँ पे तो मैं कंप्लीट करता हूँ. और जैसे मैंने बताया कि मैंने एक फीचर्स चालू किया है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं हर वीडियो में करूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि ऐसा कोई ना कोई शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी या ऐसा कुछ आपको बताऊँ जिससे कि आपका मोटिवेशन बना रहे. देखिए, मोटिवेशन एक ऐसा चीज़ है जो वन टाइम नहीं होता है कि ऐसा वन टाइम बोला तो मोटिवेट हो जाता है. मोटिवेशन समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड कंटिन्यूसली, रोज़ चाहिए. या तो आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो या फिर कोई आपको रोज मोटिवेशन देता रहे, देन ओनली इट रिमेन्स. वन टाइम कोई कुछ बोल दिया, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है. मैं कोशिश करूँगा कि इतने वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ आपको इंस्पायर अगर मोटिवेट कर सकूँ तो वेल आई फील ग्रेटफुल अबाउट दैट, मतलब आई विल हैप्पी अबाउट इट. तो आज का मेरा जो स्टोरी है, इट इज़ अबाउट अ स्मॉल. एक लड़का है, एक बड़े आदमी से पूछता है, इंसान से, मतलब एक उसके टीचर से, कि सर व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. एक इंसान सक्सेस हासिल करने के लिए उसके पीछे का सीक्रेट क्या है, मतलब कंफर्म आप कैसे, मतलब मैं कंफर्म जानना है कि ये करने से मुझे सक्सेस हासिल हुआ, क्या आप ये बता सकते हैं मुझे. तो टीचर ने बोला ठीक है चलो. तो टीचर उसको एक नदी किनारे ले गया. तो उसने देखा नदी में फिर मछली अंदर देख रही है, अच्छा सा है. अचानक टीचर ने क्या किया, वो बच्चे का सर है ना पानी के अंदर डाल दिया. पानी के अंदर डाल दिया तो आप इमेजिन, आप अपने आप को इमेजिन, आपका कहीं पूरा सर वर मुंह अंदर पानी में, तो क्या होगा, आप हाँफने लगेंगे. वो लड़का हाँफने लगा एकदम. फिर भी सर ने उसको छोड़ा नहीं. एकदम लास्ट स्टेज पे जब हाथ पैर सब एकदम हिलाने लगा, वो एकदम तड़पने लगा ना, तब सर ने उसका फेस बाहर निकाला पानी में से. सर ने पूछा, जब तू पानी के अंदर था तो तेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी. क्या वो मछली देखना था, अंदर क्या था इम्पोर्टेंट. बोला सर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सर मेरी सांस थी, जो मुझे ब्रीथ करना था. बोला यस. बोला जो डिजायर तेरे पानी के अंदर जो था, तेरे अंदर तड़प कि मुझे सांस लेना है, वो जो तड़प थी ना, वो जिस दिन वो तड़प तुझे अपने गोल के लिए हो जाए, अपने विजन के लिए अगर वो तड़प तेरे में पैदा हो जाए, तो तू समझ लेना तुझे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता. दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. जो काम आप करना चाहते हैं एकदम मन और दिल से उसमें लग जाने का, कुछ नहीं आजू बाजू का सोचने का, वो तड़प होनी चाहिए.
वो अंदर से निकलना चाहिए, आग होनी चाहिए करने की। ये कंफर्म है सीक्रेट, कंफर्म। जो इंसान में ये है ना, आज जितने भी टॉप लोग हैं, आज सबसे टॉप पे इलॉन मस्क है टेस्ला का, उसका सीक्रेट यही है, उसके अंदर तड़प है, जो भी करता है एकदम लग के करता है। उसमें उसके लिए कहा जाता है कि जब वो किसी चीज़ पर लग जाता है ना, वो घर ही नहीं जाता, दिनों दिन ऑफिस में ही रहता है, वहीं खाने का, वहीं सोने का, वहीं काम करते हैं। इसको तड़प बोलते हैं। आज आपके पास टाइम है, यंग है आप, ओल्ड नहीं है कि बीमार पड़ जाएंगे, कर लीजिए तड़प, लग जाइए पूरा, फिर आप देखिए दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती। आई होप आपको आज की स्टोरी का मॉरल समझ में आया होगा और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।